नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनने में शायद यकीन ना आए। एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने भारत आई थी, वो कैसे यहाँ के गांव देहात की शासक बन बैठी। तो सवाल ये है और बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सिर्फ मुनाफा कमाने आई एक कंपनी पूरे देश की मालिक कैसे बन सकती है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो आया 1765 में, जब कंपनी को दीवान बना दिया गया। इसका सीधा सा मतलब था बंगाल का पूरा लैंड रेवेन्यू यानी लगान अब कंपनी वसूलेगी। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं था, ये तो सत्ता की असली चाबी थी। अच्छा, तो कंपनी को दीवानी तो मिल गई, लेकिन अब उनके सामने एक बिल्कुल नई चुनौती खड़ी थी। उन्हें अब सिर्फ व्यापार नहीं करना था, बल्कि एक तरह से सरकार भी चलानी थी। और सरकार चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पैसा, यानी राजस्व। देखिए, कंपनी का जो पुराना बिजनेस मॉडल था कि इंग्लैंड से सोना चांदी लाओ और भारतीय सामान खरीदो, वो अब चलने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि अब उन्हें एक बड़ी फौज रखनी थी, अफसर रखने थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था। इसके लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा पैसा। और वो पैसा कहाँ से आता? जमीन से। बस इसी एक जरूरत ने उनकी आगे की सारी पॉलिसियों को तय किया। तो पैसे की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी ने, कह सकते हैं, भारतीय जमीन और किसानों पर एक्सपेरिमेंट्स की एक पूरी सीरीज ही चला दी। वो एक ऐसे परफेक्ट सिस्टम की खोज में थे जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा और लगातार रेवेन्यू दे सके। तो उन्होंने मोटे तौर पर 3 अलग-अलग सिस्टम्स ट्राई किए। बंगाल में उन्होंने कहा कि चलो जमींदारों से टैक्स लेते हैं। उत्तर प्रदेश पहुंचे तो बोले नहीं, पूरे गांव से एक साथ लेंगे। और दक्षिण पश्चिम भारत में उन्होंने सीधे किसानों से ही टैक्स लेना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, सिस्टम कोई भी हो, नतीजा किसानों के लिए लगभग एक ही था, जबरदस्त दबाव और शोषण। तो सवाल उठता है कि जब इतने अलग अलग सिस्टम आजमाए गए तो फिर ये सारे के सारे फेल क्यों हो गए? और जवाब बहुत सीधा और साफ है। कंपनी का मकसद किसानों की भलाई या खेती को सुधारना था ही नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल था, अपना खजाना भरना, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निकालना। और ये जो कॉर्पोरेट सोच थी ना, ये एक अच्छी सरकार चलाने की सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। सिर्फ रेवेन्यू का दबाव ही नहीं था, अब यूरोप से एक नया प्रेशर आ रहा था, कुछ खास फसलों की डिमांड का प्रेशर। और इसमें सबसे ऊपर था नील, जिसे उस वक्त नीला सोना भी कहा जाता था। असल में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। वहां की टेक्सटाइल मिलों को अपने कपड़ों को रंगने के लिए एक बहुत ही पक्के और शानदार नीले रंग की जरूरत थी। और वो बेहतरीन नीला रंग मिलता था भारत में उगने वाले नील के पौधे से। तो एक तरह से भारत का एक छोटा सा गांव सीधे यूरोप की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जुड़ गया था। अब नील उगाने के दो तरीके थे। एक था निज, मतलब बागान मालिक अपनी ही जमीन पर खेती करवाते। पर इसमें दिक्कत ये थी कि बड़ी और उपजाऊ जमीनें मिलना मुश्किल था। तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला, रैयती सिस्टम। इसमें वे किसानों को, जिन्हें रैयत कहते थे, कर्ज देते और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसान अपनी सबसे अच्छी जमीन के एक हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर हो जाता था। यही सिस्टम सबसे ज्यादा फैला और सबसे ज्यादा जालिम भी साबित हुआ। लेकिन एक मिनट, अगर नील की इतनी डिमांड थी तो किसान उसे उगाने से इतना डर क्यों रहे थे? आखिर दिक्कत क्या थी? वजह एक नहीं कई थी और हर एक बहुत दर्दनाक थी। पहली बात तो ये कि बागान मालिक कीमत कौड़ियों के भाव देते थे। दूसरा, जो कर्ज किसान को दिया जाता था वो एक ऐसा जाल था जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाता था, पीढ़ियां गुजर जाती थीं। तीसरा, नील की खेती जमीन का सारा दम निकाल लेती थी, उसे बंजर कर देती थी। मतलब जिस खेत में नीर उग गया वहां फिर खाने के लिए चावल उगाना नामुमकिन हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ जोर जबरदस्ती और हिंसा के दम पर करवाया जाता था। और जब जुल्म की इंतहा हो गई तो किसानों ने कहा बस अब और नहीं। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन, नील विद्रोह। वो कर्ज जो कभी उम्मीद लेकर आए थे अब पिंजरे बन चुके थे। जमीन जो माँ होती है अब बार बार नील की खेती से बुरी तरह थक चुकी थी। और फिर वो दिन आया, मार्च 1859। बंगाल के हजारों किसानों ने एक साथ मिलकर फैसला किया कि वो अब 1 इंच जमीन पर भी नील नहीं उगाएंगे। ये बगावत का बिगुल था। ये सिर्फ मना करना नहीं था, ये एक पूरा विद्रोह था। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया,
बागान मालिकों की फैक्ट्रियों पर हमला बोल दिया और अपने तीर कमान, भाले, तलवारें लेके लड़ने निकल पड़े। इस विद्रोह का असर इतना जबरदस्त हुआ कि ब्रिटिश सरकार हिल गई। उन्हें मजबूरन दखल देना पड़ा। एक नील आयोग बनाया गया और इस आयोग ने भी माना कि हाँ, बागान मालिक किसानों पर जुल्म कर रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल में नील की खेती करीब करीब खत्म ही हो गई। ये किसानों की बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो ये लाइन इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। एक बिजनेस जो सिर्फ व्यापार करने के इरादे से शुरू हुआ था, उसने जमीन पर रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी के नियम ही बदल कर रख दिए। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। उस दौर में जो ये रेवेन्यू सिस्टम बनाए गए, जिस तरह से कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों पर जोर दिया गया, क्या उसकी परछाई, उसकी गूंज आज भी दक्षिण एशिया में किसानों की जिंदगी और भूमि के मालिकाना हक पर दिखाई देती है? सोचिएगा जरूर।